ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! ये वीडियो भले ही दर्शकों को मीम लगे, लेकिन ये एक मीम से बढ़कर है। ये पंजाब में केवल एक नहीं बल्कि दो ऐसे काले साइयों को उजागर करता है जो पंजाब को अंदर से खोखला कर रहे हैं। ड्रग्स, डर और धर्म। पहले ड्रग्स में फंसाओ, जो ड्रग्स में ना फंसे उसे डराओ, उनके भोलेपन का फायदा उठाओ, फिर दोनों को अपने धर्म से दूर कर कन्वर्ट करो। आज पंजाब जो कभी शूरवीरों की धरती थी, वह बस ड्रग्स और कन्वर्जन में सिमट कर रह गई है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ? इसके पीछे कौन सी फोर्सेस हैं और इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, आप बस पैम्फलेट के साथ बने रहें। 14 मार्च को पंजाब के मोगा में गृह मंत्री अमित शाह की एक रैली थी, लेकिन ये कोई मामूली रैली नहीं थी, ये एक तरह का पॉलिसी सिग्नल था। गृह मंत्री ने साफ कहा, अगर पंजाब में बीजेपी की सरकार बनती है तो पहला बिल होगा एंटी कन्वर्जन लॉ। साथ ही एक और दावा कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की पंजाब में 19% वोट शेयर बीजेपी को मिले थे, और बीजेपी का रिकॉर्ड कहता है कि जहां 19% पहुंचते हैं वहां अगली सरकार उनकी बनती है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई स्थिति इतनी गंभीर है या ये सिर्फ एक चुनावी नैरेटिव है? वैसे अगर हम जमीन पर देखें तो एक पैटर्न उभरता है जिसकी कई परतें उभर कर आती हैं। पहली परत है कन्वर्जन का मैकेनिज्म। पंजाब में रिलीजियस कन्वर्जन अब कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है, ये एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड मॉडल बन चुका है दोस्तों। हीलिंग क्रूसेड में हजारों लोगों के सामने बीमारियां ठीक होने, नशा छूटने के दावे किए जाते हैं। बिल्कुल बोलने लगी वीडियो की तरह इन चमत्कारों के वीडियो रिकॉर्ड होते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इन्हें बाकायदा खास ग्रुप्स में शेयर किया जाता है और फिर अगली भीड़ को ऐसे ही तैयार किया जाता है। फिर आता है दूसरा हुक, विदेश जाने का सपना, वही कनाडा का बुखार। पंजाब जैसे राज्य में जहां माइग्रेशन एक एस्पिरेशन है, वहां वीजा और सेटलमेंट का वादा एक बहुत बड़ा ट्रिगर बनता है। तीसरा है फ्री एजुकेशन, आर्थिक मदद, कर्ज राहत और टारगेट मजहबी सिख, वाल्मीकि हिंदू, जिन्हें टारगेट करना इजी है, जैसे दशकों पहले महाराष्ट्र में पालघर दहानू के वनवासियों के साथ किया गया था। दूसरी परत नंबर्स गेम है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में क्रिश्चियन आबादी सिर्फ 1.26% है, यानी करीब 3.5 लाख। लेकिन हाल के वर्षों में तस्वीर पूरी बदली है। 2023 से 2025 के बीच करीब 3.5 लाख कन्वर्जन होने के दावे सामने आए थे। कुछ संगठनों के अनुसार ये संख्या अब 10% से 15% तक पहुंच सकती है, हालांकि ये आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। तरन तारण जैसे जिलों में 100% से ज्यादा वृद्धि की बात कही जा रही है। ये ऑफिशियल आंकड़ा क्यों नहीं है, इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है क्रिप्टो कन्वर्जन, जहां व्यक्ति कागजों में तो वही रहता है जो पहले था, लेकिन धार्मिक रूप से पूरा बदल चुका होता है ताकि SC/ST के लाभ मिलते रहे। तीसरी परत कहें या सवाल तो ये नेटवर्क आखिर कितना बड़ा है? ये बदलाव बिना ढांचे के संभव नहीं है। पंजाब के लगभग 12,000 गांवों में से 7,000 में ज़्यादा में मिशनरी नेटवर्क की मौजूदगी बताई जाती है। करीब 65,000 पादरी और 8,000 से ज़्यादा कमिटीज़ इस पूरे नेटवर्क को चला रही हैं। अब इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। पंजाब में इन्हें हमेशा चर्च नहीं कहा जाता, कहीं ये डेरा है, कहीं सत्संग घर, कहीं लंगर, यानी जो लोकल आइडेंटिटी है उसे अपनाकर धीरे धीरे उसे बदलना। चौथी और एक इम्पॉर्टेंट परत है मनी ट्रेल। इतना बड़ा नेटवर्क आखिर चलता कैसे है? जवाब है FCRA फंडिंग। अमेरिका, कनाडा, UK से आने वाला पैसा जो NGOs के जरिए पंजाब में आता है। इसी से बड़े बड़े मिनिस्ट्री सेटअप, मेगा प्रेयर इवेंट्स और ज़मीन पर मिशनरी नेटवर्क खड़ा होता है। मार्च 2026 में गृह मंत्रालय ने ऐसे कई संगठनों को नोटिस भेजे हैं। इन पर आरोप ये है कि फंड का गलत इस्तेमाल और सोशल वेलफेयर के नाम पर धर्मांतरण गतिविधियों को बढ़ावा ये लोग देते हैं। पांचवी और सबसे खतरनाक परत है ड्रग्स क्राइसिस। अब यहाँ तस्वीर और सीरियस हो जाती है। अमित शाह के अनुसार भारत के कुल हेरोइन ट्रेड का करीब 45% पंजाब में केंद्रित है। पंजाब में करीब 66 लाख ड्रग यूजर्स होने के अनुमान है। इनमें से 2 से 3 लाख गंभीर ओपियोइड एडिक्शन में हैं और लगभग 76% 18 से 35 साल के युवा हैं। सीमा पार 553 किलोमीटर बॉर्डर से ड्रोन के जरिए सप्लाई आती है और अक्सर कई टन जब्त होते हैं पुलिस के द्वारा। लेकिन यहाँ एक और पैटर्न दिखता है।
जहाँ नशा है वहाँ टूटे हुए परिवार हैं, और जहाँ टूटे हुए परिवार है वहाँ सहारे की तलाश है। और यहीं पर स्पिरिचुअल रिहैब मॉडल सामने आता है, जहाँ नशे को स्पिरिचुअल समस्या बताकर उसका समाधान धार्मिक परिवर्तन से जोड़ दिया जाता है। ये मुद्दा यहीं तक सीमित नहीं रहता। पंजाब की 553 किलोमीटर सीमा पहले ही संवेदनशील मानी जाती है। ड्रग्स की सप्लाई, युवाओं की डिपेंडेंसी और साथ ही डेमोग्राफिक चेंज, ये सब मिलकर सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि सुरक्षा से जुड़ा सवाल भी खड़ा करता है। अपने भाषण में अमित शाह ने गुरु तेग बहादुर का जिक्र किया, एक ऐसे गुरु जिन्होंने दूसरों के धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया। और उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आज लालच और चमत्कार के नाम पर हो रहा बदलाव उस विरासत के अनुरूप है। दूसरी तरफ क्रिश्चियन संगठन इसे संविधान के खिलाफ बताते हैं। आप सरकार इसे राजनीतिक मुद्दा कहती है। यहीं से एंटी कन्वर्जन लॉ की बात आती है। प्रस्ताव यह है कि लालच, धोखे या दबाव से होने वाले रिलीजियस कन्वर्जन को गंभीर अपराध बनाया जाए। गैर जमानती प्रावधान, कड़ी सजा, विदेशी फंडिंग की जांच और कुछ प्रस्तावों में धर्म परिवर्तन के बाद ऐसी लाभों की समीक्षा भी शामिल है। ऐसे में आपके मन में सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर बीजेपी को पंजाब में कन्वर्जन की बात कर क्या केवल चुनावी ब्राउनी पॉइंट्स जीतने हैं? अगर इतनी ही चिंता है तो अमित शाह सेंटर में रहते हुए क्या कर रहे हैं, उनकी सरकार क्या कर रही है? और सही बोलूं तो ये सवाल बिल्कुल वैलिड है, लेकिन सच ये है कि तस्वीर उतनी सीधी नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार सीधे पंजाब में एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं ला सकती। ये राज्य का मैटर है। फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ किया नहीं जा सकता। केंद्र ने अपनी तरफ से उन जगहों पर कार्रवाई शुरू कर दी है जहां उसके पास सीमा अधिकार है। पहला, ड्रग्स पर एक्शन। 31 मार्च 2026 से एक 3 साल का राष्ट्रीय अभियान शुरू हो रहा है, जहां सिर्फ छोटे तस्करों नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को टारगेट किया जाएगा। सीमा पर ड्रोन के जरिए आ रहे नशा को रोकने के लिए AI आधारित सिस्टम और जॉइंट ऑपरेशन तेज किए गए हैं। FCRA के तहत हजारों NGOs के लाइसेंस रद्द या रोके गए हैं और फंड के इस्तेमाल की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में यह साफ किया जा रहा है कि धर्म का प्रचार और लालच से धर्म परिवर्तन दो अलग अलग चीजें हैं। यानी कानून भले अभी राज्य में ना बना हो, लेकिन उसके आसपास का पूरा ढांचा धीरे धीरे टाइट किया जा रहा है। तो बहस अब सिर्फ ये नहीं है कि क्या कहा गया, बल्कि यह है कि क्या किया गया और क्या करना बाकी है। और क्या पंजाब की स्थिति अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आधे कदम नहीं बल्कि एक बड़े निर्णय की जरूरत है। और शायद इसीलिए मोगा की वह रैली सिर्फ एक भाषण नहीं थी, बल्कि एक संकेत थी कि आने वाले समय में पंजाब की राजनीति नहीं, उसकी पहचान छीनने वाले केंद्र में होंगे।